बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? याद होगा आपको, हमने पहले एक टर्म पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसमें हमने ये कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड द मैग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमें चलना है कि हमारे पास ये एक सरफेस है जिसका एरिया जो है वो ए के इक्वल है। अब ये सरफेस पड़ी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हमने देखना है कि इस सरफेस के अंदर से कितनी लाइनें पास हो रही हैं। तो जितनी लाइनें मैग्नेटिक फील्ड की पास हो रही हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। अब देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो ज़ाहिर है एक इमेजिनरी सा केस है, लेकिन उनकी तादाद जो है वो डिपेंड करती है किस किस के चीज़ के ऊपर। नंबर एक, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रांग होगा तो उसकी लाइनें जो है एक दूसरे के करीब करीब होंगी। तो जाहिर है एक मखसूस एरिया में से लाइनों की तादाद जो पास होगी वो ज़्यादा होगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। और इसी तरह अगर हम एरिया बढ़ाते जाते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर से लाइनों की तादाद जो है बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर, जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा जो एरिया जिसके थ्रू लाइनों की तादाद या मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, उस एरिया की जो मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एरिया ज़्यादा होता जाएगा, लाइनों की तादाद जो है बढ़ती जाएगी। अब ये देखें कि अगर सरफेस एरिया इस तरह पड़ा हुआ है, और याद रखें एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के बराबर होगी और उसकी डायरेक्शन जो है सरफेस का परपेंडिकुलर होगी। इस तरह ये देखें, ये सरफेस है, इसका एरिया ये होगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी, नॉर्मल टू द सरफेस। तो अब इस सिचुएशन में ये देखें कि लाइनें जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसके अंदर से पास हो रही हैं, तो उनकी तादाद जो है ए के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी, बी की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी। और इस सिचुएशन में देखें कि ये जो हमारी सरफेस है, ये यानी कि ये प्लेन जो है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है और इसका एरिया जो होगा जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। तो इस सिचुएशन में लाइनों की तादाद जो इसके अंदर से पास हो रही है वो मैक्सिमम होगी, यानी कि फ्लक्स जो होगा बी और ए के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बी ज़्यादा होता जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, ए ज़्यादा होता जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। अब देखिए एरिया वही है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, लेकिन एरिया जो है हमने उसको रोटेट करवा दिया। पहले इस तरह पड़ा हुआ था, यानी कि इसका प्लेन जो है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड था। अब हमने प्लेन जो है उसको पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड कर दिया। तो प्लेन इस तरह पड़ा हुआ है। अब इस प्लेन के अंदर से कोई भी लाइन पास नहीं हो रही, सारी की सारी लाइनें इसके पैरेलल पास हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो के बराबर होगा। और यहाँ एक और बात समझिए कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ एंगल बनता है जीरो, एरिया और बी एक दूसरे पे पैरेलल है। यहाँ एरिया परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अब तीसरी बात ये हो सकती है कि एरिया ना पैरेलल है ना एरिया ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, यानी कि ना प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है और ना पैरेलल है, इसके इन बिटवीन कोई एंगल बना रहा है। तो फिर हम फ्लक्स किस तरह मालूम करेंगे? तो उसमें देखें कि ये इफेक्टिव एरिया बनता है, ये वाला, यानी कि प्लेन जो है उसका एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ बिलफर्ज कोई एंगल थीटा बनाता है। थीटा कोई भी हो सकता है, 0 से 90 डिग्री तक कोई भी हो सकता है। तो थीटा एंगल जब बनता है तो उस सिचुएशन में इसका फ्लक्स कितना होगा? अब देखिए इफेक्टिव एरिया जो है वो ये बनेगा जिसके अंदर से लाइनें पास होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी। तो ये सिचुएशन बनती है, ये देखें इसमें से कोई लाइन पास नहीं हो रही थी, इसमें चारों लाइनें पास हो रही हैं, इसमें दो लाइनें पास हो रही। तो अब ये जो सरफेस बनती है इसका एरिया जो है उसकी डायरेक्शन ये है, ये एंगल थीटा बनाता है। तो इस सिचुएशन में देखें तो ये वो इफेक्टिव एरिया है जिसके थ्रू लाइनें पास हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको एरिया को यानी सरफेस एरिया को दो हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक कंपोनेंट ये बनता है, एक कंपोनेंट ये बनता है। अब ये कंपोनेंट इस तरह की सिचुएशन बना रहा है और ये कंपोनेंट इस तरह की सिचुएशन बना रहा है।
तो ये जो कंपोनेंट बनता है ये बनता है a cos ऑफ थीटा। ये देखिए ये एरिया है, ये बनता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये बनता है बेस, ये बनता है परपेंडिकुलर। तो बेस किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज इनटू cos ऑफ थीटा। तो ये हमारा a cos ऑफ थीटा बनेगा। अब एरिया जो है इफेक्टिव एरिया बनता है a cos ऑफ थीटा, तो उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली फ्लक्स हमारा बनेगा b a cos ऑफ थीटा, यानी कि a और b का प्रोडक्ट उसके साथ इनके दरमियान जो एंगल बनता है उसका कोसाइन। अब इन चीज़ों के ऊपर ज़रा गौर करें कि अगर एंगल जो है ए और बी के दरमियान एंगल जो है 0 डिग्री का हो तो फ्लक्स बनता है बी ए के इक्वल, और अगर जो है एंगल जो है 90 डिग्री का हो तो फ्लक्स बनता है 0 के बराबर, और अगर एंगल कोई भी थीटा है तो फिर फ्लक्स बनता है बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो ये बी ए कॉस ऑफ थीटा इन दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। थीटा जो है 90 डिग्री का होगा तो ये आपके पास cos 90 0 के बराबर हो जाएगा, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, ये सिचुएशन आएगी। और अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री का होगा, तो सॉरी 0 डिग्री का होगा, तो cos 0 1 के इक्वल हो गया, ये 1 हो गया, तो फाई जो है वो बी और ए का प्रोडक्ट हो गया। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जनरल टर्म हमारे पास आ गई कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बी ए cos ऑफ थीटा के इक्वल होता है। और बाय डेफिनेशन ये है डॉट प्रोडक्ट किसका? बी और ए का। इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बी और ए का, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक इंडक्शन और एरिया, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है फ्लक्स के इक्वल। तो फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, इसके जो यूनिट हैं उसको हम कहते हैं वेबर। तो 1 वेबर किसके बराबर होगा? ये देखें, इसमें बी जो है उसके यूनिट क्या होंगे? इनके 1 वेबर जो है यूनिट है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो बी के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। और हमारा जो एरिया है उसके यूनिट क्या होंगे? मीटर स्क्वायर। यानी कि बी के यूनिट ये आ गए, ए के यूनिट ये आ गए, फाई के यूनिट ये आ गए, मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट ये आ गए। तो अब ये मीटर है, ये स्क्वायर है, मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर ओवर एम्पेयर बन जाएगा। तो 1 वेबर जो होगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के इक्वल होगा। तो अब अगली बात इसमें ये है कि 1 वेबर को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? अगर आपके पास ये एक सरफेस है जिसका एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल है, और इसको हमने एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है जिसकी स्ट्रेंथ 1 टेस्ला की इक्वल है, तो हम कहेंगे, और रखा भी इसका प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर या एरिया इसके पैरेलल रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन और एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, याद रखना। अब प्लेन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसके अंदर से मैक्सिमम लाइनें जो है वो पास हो रही हैं। तो हम कहेंगे कि इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो 1 वेबर के बराबर है। यानी कि 1 वेबर जो है फ्लक्स वो होगा कि अगर आपके पास एक सरफेस है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल है, और सरफेस या प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है जिसकी स्ट्रेंथ या 1 टेस्ला के बराबर है, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो 1 वेबर के बराबर होगा। यानी कि फ्लक्स इज 1 वेबर इफ द एरिया ऑफ द प्लेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1 टेस्ला है, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स पास होगा वो 1 वेबर के बराबर होगा। अब अगली बात ये देखें कि यहाँ से ये केसेस सारे के सारे ऐसे हैं जिसमें प्लेन जो है वो फ्लैट है, सीधा है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो हमारा प्लेन होता है वो फ्लैट नहीं होता, सरफेस जो है वो कर्व्ड होती है। जिस तरह यहाँ मैंने बनाया है, ये सरफेस जो है कर्व्ड है, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं। तो अब इस सिचुएशन में हम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किस तरह निकालेंगे? जाहिर है इसका कोई भी फ्लैट सरफेस तो है नहीं जिसका एरिया जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले लें। तो हम फिर ऐसा करते हैं कि ये पूरी की पूरी जो कर्व सरफेस है उसको छोटे छोटे एरियल एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं, और ये एरिया इतना संभाल लेते हैं कि ये तकरीबन फ्लैट हो जाता है। अब देखिए कि मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है ना, तो ये आपको नज़र आ रही है कि इसमें कर्व है, लेकिन अगर ये लाइन जो है इसका बहुत ही छोटा सा पीस ले लें, तो अब इसको देख के आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये फ्लैट है, सीधी है लाइन, या इसमें कर्व है। तो बिल्कुल इसी तरह जब ये छोटे छोटे एरियल एलिमेंट में
सारी की सारी सरफेस को हम डिवाइड करेंगे तो एक छोटा सा जो पैच होगा वो अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट होगा। अब वो फ्लैट जो पैच है उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो और जाहिर है इसके थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है उसको हम डेल्टा फाई से शो कर सकते हैं। तो फिर बी को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, बी जो है डेल्टा फाई फ्लक्स जो उसके अंदर से पास हो रहा है और एरिया यानी कि ये जो सरफेस है, ये जो पैच का एरिया है इससे उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो बी जो है फ्लक्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होगा। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं और उसको फ्लक्स डेंसिटी भी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं। अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसका जो यूनिट बनते हैं फ्लक्स के बनते हैं वेबर, एरिया के बनते हैं मीटर स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि बी जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि 1 टेस्ला जो होता है वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उससे एक रिज़ल्ट निकाला। वो रिज़ल्ट क्या था, वो कहता है कि अगर आपके पास एक करंट कैरियर कंडक्टर है, ज़ाहिर है उस करंट की वजह से उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो उस करंट कैरियर कंडक्टर के इर्द गिर्द हम एक क्लोज्ड पाथ बना लेते हैं जिसको एम्पेयरल लूप कहते हैं। तो कहता है कि वो पाथ जो हमने बनाया है उसके छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट बना के अगर उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, यानी कि हर पाथ का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, छोटे छोटे जो है लेंथ एलिमेंट हमने लिए हैं उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और फिर वो जो मैग्नेटिक फील्ड और पाथ एलिमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है उनका ये पूरे का पूरा पाथ जो हमने क्लोज पाथ लिया जिसको एम्पेयरल पाथ कहते हैं, उसके लिए जो सारे के सारे बी डॉट डेल्टा एल जो है, बी मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा एल जो है या ज़ाहिर पाथ का जो छोटा सा हिस्सा है, तो कहते हैं इन सभी को सम अप करें इस तरह के ये पूरा का पूरा क्लोज पाथ जो है उसको हम फॉलो कर जाए, तो कहता है कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो म्यू नॉट टाइम ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ होगा, यानी कि म्यू नॉट परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने परमिटिविटी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। तो कहता है कि म्यू नॉट आई के बराबर होगा उसका रिजल्ट किसका, बी डॉट डेल्टा एस का, जो कि एक क्लोज्ड पाथ बना रहा है, यानी कि बी डॉट डेल्टा एस यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, ये सारा क्लोज्ड पाथ अगर हम ले लेते हैं उसके लिए बी डॉट डेल्टा एस और उसको सम अप करते हैं तो कहता है उसका जो रिजल्ट आएगा वो म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। तो वैसे तो ये जो क्लोज पाथ है आपकी किताब में सर्कुलर दिया गया है, लाजमी नहीं है कि सर्कुलर हो, ये कोई भी क्लोज्ड पाथ हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, लेकिन होगा क्लोज्ड। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह गाज़र लॉ में हमने क्लोज्ड सरफेस के लिए पढ़ा था कि गाज़र लॉ एप्लीकेबल है फॉर द क्लोज्ड सरफेस, इसी तरह एम्पेयर लॉ एप्लीकेबल है फॉर द क्लोज्ड पाथ जिसको हम लूप कह सकते हैं। इसलिए एम्पेयर्स लॉ को एम्पेयर सर्किटल लॉ कहते हैं, यानी कि सर्किट का मतलब कंप्लीट पाथ, कंप्लीट लूप। तो ये उसको समझने के लिए आपकी किताब में जो एग्जांपल दी हुई है कि ये आपके पास बिलफर्ज का कार्डबोर्ड है, इसके अंदर से आपने कंडक्टर पास करवाया हुआ है। अब इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है बिलफर्ज वाई के इक्वल है। हम इस कंडक्टर के सराउंडिंग में एक क्लोज्ड पाथ ले लेते हैं, तो सिंपलिसिटी के लिए ये पाथ हमने लिया है सर्कुलर जिसका रेडियस जो है वो आर के इक्वल है। तो कहता ये है कि ज़ाहिर है इसके करंट की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो मैंने यहाँ वो शो किया है मैग्नेटिक फील्ड, ये ग्रीन लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है, यानी कि करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो ज़ाहिर है इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूँ बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है सर्कुलर। तो ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है और सर्कुलर ही हमने पाथ ले लिया, ये सिंपलिसिटी के लिए है। फिर मैं बताता हूँ कि एम्पेयर लूप लाजमी नहीं है कि सर्कुलर पाथ में हो,
वो किसी भी पाथ में यानी कोई भी उसका शेप हो सकती है, लेकिन होगा क्लोज्ड लूप, यानी कि उसमें कोई गैप नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, यानी कि अगर ये पाथ है इसका यहाँ, यानी टोटल जो है क्लोज्ड पाथ जो है या सर्कुलर पाथ जो हमने लिया है, इसका ये एलिमेंट ले लिया है, इसको कह लें कि ये डेल्टा L1 है, यानी कि ये 1 जो लिया हिस्सा हमने, यानी कि लेंथ एलिमेंट 1 है। तो इसके लिए B यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो ग्रीन लाइन से हमने शो किया है, इसकी वैल्यू बिल्कुल B के इक्वल है, और ये पाथ लेंथ जो है वो डेल्टा L के बराबर है। तो अब अगर इनके दरमियान एंगल जो है थीटा को बराबर हो, तो जाहिर है B डॉट डेल्टा L आपके पास आएगा B डेल्टा L कॉज ऑफ थीटा। लेकिन इस सिचुएशन में याद रखें कि थीटा जो है वो 0 के बराबर होगा, तो B डॉट डेल्टा L जो है वो B डेल्टा L के इक्वल होगा। तो बहरहाल अगर कोई इरेगुलर शेप में पाथ होता तो थीटा लाजमी नहीं था, अगर 0 के बराबर ही होता। तो बहरहाल ये हम क्या करते हैं, ये जो छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया है उसके लिए B डॉट डेल्टा L की वैल्यू ले लेते हैं, इसको हम कह देते हैं कि ये B डॉट डेल्टा L 1 है। फिर अगला एक छोटा सा पाथ ले लिया, ये वाला, ये कह लें कि 2 है, इसके लिए हमने कहा कि B डॉट डेल्टा L 2 है। इसी तरह ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और आखिरी जो हमारा ये एलिमेंट बनता है, यानी कि ये लेंथ एलिमेंट बनता है क्लोज्ड पाथ में, कह लें कि वो N है। तो हम कहते हैं कि ये B डॉट डेल्टा L और N है। अब हमने क्या किया कि इनको सम अप कर दी, यानी कि B डॉट डेल्टा L इसका ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, और इस तरह की ये पूरे को पूरा क्लोज्ड पाथ हमारा कवर अप हो गया। तो हमने क्या किया, हर B डॉट डेल्टा L जो है उसको ऐड अप कर दिया। तो एम्पियर ये कहता है कि इनको जब सम अप करते हैं तो इसका रिजल्ट जो है म्यू नॉट आई के बराबर होता है। आई बेसिकली वो करंट है जो इस क्लोज्ड पाथ के अंदर से पास हो रहा है। अब इतनी लंबी एक्सप्रेशन को हम सिंबॉलिकली यूं भी शो कर सकते हैं, सिग्मा आई वेरी फॉर 1 to n B डॉट डेल्टा L आई, और ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई के बराबर होगा। ये म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है कांस्टेंट, और ये कहलाता है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था परमिटिविटी, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए उसका रेसिप्रोकल आता है परमीएबिलिटी, और इसकी वैल्यू जो बनती है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर मीटर। तो ये आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है किसकी, एम्पेयर्स लॉ की, कि अगर हम एक क्लोज्ड पाथ लेते हैं, एक करंट कैरियर कंडक्टर के अराउंड, और उसका जो छोटे छोटे एलिमेंट्स बना के B डॉट डेल्टा L से निकाल लेते हैं और उनको सम अप कर देते हैं ताकि ये क्लोज्ड पाथ कंप्लीट हो जाए, तो इसका जो सम होगा वो म्यू नॉट आई की इक्वल होगा। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लॉ है। इसको हम अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू जो है या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि करंट की वजह से डिवेल्प हो रहा है। तो आगे इसके मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो उसको हम देखेंगे, बल्कि आपकी किताब में तो एक ही एप्लीकेशन है, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है वो भी आर्टिकल जो इसके साथ कोरिलेट है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।